हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और यह इस सीरीज का चौथा पार्ट है। और इसके तहत जो है हम कुल अभी तक 150 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। हम आगे इस वीडियो में भी 50 प्रश्नों को हल करेंगे। और यह जो पूरी सीरीज है, इसमें आईपीसी को हम कंप्लीट धारा 1 से लेके लास्ट तक की जो धारा है वहां तक कवर करेंगे। इसके संबंध में जितनी भी बातें महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन सभी को हम कवर करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आईपीसी को हम पूरी तरह से कंप्लीट कवर करें, ताकि यह पीसीएसजे के साथ साथ एपीओ की जो परीक्षा है उसमें जो है आपको मैक्सिमम प्रश्न हमारी वीडियो से मिल जाएं। और इसके साथ साथ हम आपको आईपीसी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण केस लॉ हैं, उन सबको हम आपको कंप्लीटली कवर करा दें। तो इस प्रकार के वीडियो आप हमारे चैनल विधिकारी पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है अपनी तैयारी को हमारे साथ अपनी बेहतर करिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि चौथे खंड में यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि एक डॉक्टर ने अपने मरीज को बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर जो ब मरीज है उसकी हृदय गति रुक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस मामले में जो डॉक्टर है इसने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसने इसलिए अपराध नहीं किया है क्योंकि धारा 93 के अंतर्गत यह स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक सूचना दे रहा है और जिस व्यक्ति को सूचना दे रहा है उसके फायदे के लिए दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो कार्य है वह अपराध नहीं होगा। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही है। लेकिन अगर मजाक में कहता या उसको हानि पहुंचाने के आशय से कहता कि उसकी जो है एड्स की बीमारी हो गई है उसे, और उसके कारण उसको हार्ट अटैक आ जाता और मृत्यु हो जाती, तो ऐसी स्थिति में वह डॉक्टर दोषी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए धमकियों के द्वारा विवश किया जाता है, तो ऐसी धमकी जो है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। तो धारा 94 को देखेंगे, इसके बारे में वहां पर प्रावधान किया गया है कि धारा 94 में यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को धमकियों के द्वारा विवश किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह उस व्यवस्था का, उस धमकी का लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उसको धमकी कैसी होनी चाहिए, तत्काल मृत्यु की धमकी होनी चाहिए। घोर उपहति नहीं, तत्काल मृत्यु या घोर उपहति नहीं, सदोष परिरोध नहीं। तो अमूमन जो है तत्काल मृत्यु और घोर उपहत जहाँ रहता है वहां पर लोगों अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो वहां पर उसका अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन धारा 94 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जो धमकी होगी वह तत्काल मृत्यु की होनी चाहिए। धारा 94 के अंतर्गत जो निहित सिद्धांत है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, अर्थात एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन इस्ट मीन्स एक्टस। और दूसरा सूत्र है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट्रिया, अर्थात केवल कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका जो कार्य है वह दोषी मन के साथ न किया गया हो या मेंसरिया के साथ न किया गया हो। तो धारा 94 के संबंध में यह जो है पूछ लिया जाता है कि ऐसा जो सिद्धांत है वह किस धारा में निहित है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ पर तत्काल मृत्यु की धमकी देकर के विवश किया जा रहा है और उस व्यवस्था में कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, इसलिए उसको आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, एक लोहार है, वह डाकुओं की एक टोली के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा अपने औजार को लेकर ब के गृह का द्वार तोड़ने के लिए विवश किया जाता है। 10 डाकू जो है घर में प्रवेश करते हैं और ब का धन और आभूषण लूट लेते हैं। ब के पुत्र का मर्डर भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोहार का दायित्व क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आए तो आप उसको पढ़ते समय एक बात को विशेष ध्यान रखें कि एक एक बात को उसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे तत्काल मृत्यु, तो इसी को आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए कि धारा 94 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि तत्काल मृत्यु की जो है वहां पर बात की गई है, जो धमकी होनी चाहिए वो तत्काल मृत्यु की। अब तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण जो है उसको डाकुओं के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वहां पर किसी का घर का जो द्वार है उसे तोड़वाया जाता है। इसलिए वहां पर जो लोहार है वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, उसके धारा 94 का बचाव मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ए कथन कि कार्य स्वतः किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि कार्य स्वतः किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय भी वैसा न हो, और यही जो मेंसरिया का जो सिद्धांत है वह यही कहता है। दूसरा है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं हो सकता, यह धारा 94 के अंतर्गत निहित है। तो इस प्रकार से ए और आर यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। इसे एक सूक्ति के रूप में भी पूछा जाता है कि डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स,
यह जो सिद्धांत है वह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत समाहित है? तो यह धारा 95 के अंतर्गत समाहित है और 95 में क्या बताया गया है कि तुक्ष अपहानि कारित करने वाला जो कार्य इस प्रकार का है कि एक मामूली स्वभाव और समझ वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा, तो ऐसा जो कार्य है वह अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोई बात अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यही एक लाइन जो है धारा 96 के अंतर्गत दी गई है और धारा 96 से लेके धारा 106 तक के जो धाराएं हैं यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अभी हमने देखा कि धारा 96 से लेके 106 तक के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, यह किस केस में कहा गया कि यह निर्धारित करने के लिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में जो बल प्रयोग किया गया है वह उतनी मात्रा में आवश्यक था या नहीं, किसी मामले के तथ्यों को सोने के तराजू में तौलना युक्तियुक्त नहीं होगा। तो यह निर्णय जो है यह किस केस में दिया गया था? तो यह केस था अमजद खान बनाम राज्य का केस है 1952 का। इसी केस में यह जो निर्णय है वह दिया गया था कि यह निर्धारित करने के लिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में जो बल प्रयोग किया गया था वह उतनी मात्रा में आवश्यक था या नहीं था, वह किसी मामले के तथ्यों को सोने के तराजू में तौलने के लिए युक्त नहीं है। तो आपको केस का नाम याद रखना है, इसको कई परीक्षा में पूछा गया है। तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया था कि आईपीसी की धारा 100 के द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्त रूप से यह डर पैदा कर दें कि अन्यथा उस आक्रमण का जो परिणाम है वह मृत्यु होगा। तो इसी मामले में जो है धारा 100 के ऊपर यह विचार करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है, तो किसके लिए उपलब्ध होता है, किस मामले में उपलब्ध होता है? तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 97 में स्पष्ट किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध, तो चाहे वह अपना हो या दूसरे का। दूसरी बात है कि संपत्ति के विरुद्ध, चाहे वह अपनी संपत्ति हो या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हो। तो ऐसी स्थिति में और यह जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है वो किस प्रकार का हो? चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार। इन मामले में चाहे वह संपत्ति अपनी हो या किसी अन्य व्यक्ति की, तो शरीर या संपत्ति इन सभी मामलों में जो है किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि एक पागल व्यक्ति या शिशु के कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है? तो ऐसा जो अधिकार है या ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 98 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो इसका कई बार उदाहरण के माध्यम से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे एक पागल व्यक्ति है आपके ऊपर अटैक करता है, तो आप अपने बचाव में उसको मार देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप अपराधी होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि उसके अंदर कोई मेंसरिया तो है नहीं, आपराधिक आशय नहीं है, फिर भी वह कार्य कर रहा है। तो आपको जो प्रतिरक्षा दी गई है वह अपराध के विरुद्ध दी गई है और अपराधी के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध दी गई है। अगर अपराधी जो है मेंसरिया के अधीन काम नहीं कर रहा है, फिर भी उसका अपराध इस तरह का है, उसका कार्य इस तरह का है कि आपको चोट लग सकती है, आपको हानि हो सकती है, तो आपको अपना जो बचाव करने का पूरा अधिकार होता है। तो अब 98 को देख लेंगे, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि 98 के अंतर्गत ऐसे कार्य प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है, चाहे वह बालकपन, अपरिपक्व समझ, विकृत चित्त, नशा या भ्रम के अधीन कार्य कर रहा हो। क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपराध और अपराधी दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है, भले ही अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करने में समर्थ न हो या असमर्थ हो या उसमें आवश्यक जो मंशरिया है वह न हो। नेक्स्ट है, क अपने मकान में रात्र में घुसता है जिसमें वह घुसने का विधितः अधिकारी है। अब ख जो है सद्भावना पूर्वक क को गृह भेदक समझता है और उस पर आक्रमण कर देता है। क अपनी प्रतिरक्षा में ख पर आक्रमण कर देता है और उसको उपहतिकारित कर देता है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वह सही है। तो यह जो प्रश्न है यह धारा 98 का दृष्टांत ख है, इसी पर आधारित है। यहाँ पर क को ख के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि ख ने जो है तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया है, यहाँ पर इसने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसलिए नहीं किया है क्योंकि क का वह मकान है और वह अपने मकान में सद्भावना पूर्वक प्रवेश कर रहा है। ख भी अपनी जो संपत्ति है
उसको बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है और इसलिए जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो वहाँ पर जब आक्रमण कर रहा है, चूँकि क और ख ये दोनों ही अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसा प्रयोग जो है वह सद्भावनापूर्वक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई अपराध का गठन नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत वे सीमाएं बताई गई हैं जिनके अधीन रहते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। यह सीमाएं जो है धारा 99 के अंतर्गत बताई गई हैं। अब वो सीमाएं क्या होंगी, तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से नहीं है और वह कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में काम करते हुए एक लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, चाहे वह कार्य जो है विधि के द्वारा सर्वथा न्यायानुमत नहीं भी है, फिर भी वह सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में काम करते हुए लोक सेवक करता है। दूसरा है कि सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसी दशा जिनमें प्रतिरक्षा के लिए लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है, फिर भी व्यक्ति जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो वहां पर उसको यह बचाव नहीं मिलेगा। यही तीन बातें जो है धारा 99 के अंतर्गत बताई गई हैं, जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो यहाँ पर मृत्यु जो है दो कंडीशन में कारित की जा सकती है। एक धारा 100 के तहत यह शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग में, और दूसरा 103 के तहत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में। तो यहाँ प्रश्न आपको देखना है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा पूछा है तो धारा 100 के तहत। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधी की मृत्यु, तो आपको शरीर और संपत्ति उसमें दोनों को समझना होगा, दोनों को शामिल करना होगा, और विकल्प में 103 और 100 ये दोनों रहते हैं, तो आपको वही विकल्प लगाना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है। यदि हमलावर का कार्य ऐसी प्रकृति का है कि मृत्यु की आशंका उत्पन्न करता है, तो यह किया जा सकता है, उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। घोर उपहत की आशंका हो तब भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। बलात्संग की आशंका है तब भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। तो इन सभी परिस्थितियों में जो हमलावर है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 100 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इससे कौन कौन सी परिस्थितियां बताई गई हैं धारा 100 में, जबकि जो हमलावर है या जो अपराधी है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। तो 100 में यह बताया गया है कि ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में अपराधी की मृत्यु की जा सकती है, जबकि उससे युक्त रूप से यह आशंका हो कि उस हमला जो किया गया उसका परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगा, घोर उपहत्या होगी, बलात्संग करने के आशय से हमला किया गया है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला किया गया है, व्यपहरण या अपहरण के आशय से हमला किया गया है, और इस आशय से हमला किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध किया जाए और वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक अधिकारियों की सहायता नहीं प्राप्त करेगा। इसके अलावा एसिड अटैक या जो एसिड को देने का कृत्य या फेंकने का या फेंकने के प्रयास, इन सभी मामलों में जो है जो अपराधी है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। तो यही जो परिस्थितियां हैं यहाँ बताई गई हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितनी परिस्थितियां हैं 100 के अंतर्गत, तो 100 में कुल 7 परिस्थितियां बताई गई हैं जिनके तहत रहते हुए अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो यह एसिड अटैक वाला जो है इसको 2000 कब जोड़ा गया है, तो 2013 के जो दांडिक विधि संशोधन था उसके तहत यह 7वां खंड जोड़ा गया है, जिसमें एसिड अटैक का कार्य करना या उसका प्रयास करना जिससे घोर उपहत्या की आशंका है, तो वहां पर अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो यह निर्णय जो है यह कौन सा है या किस केस में ऐसा निर्णय दिया गया था। तो ऐसा जो निर्णय है वह दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको इसे जानना चाहिए। और इसी केस में यह निर्णय दिया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, वह अपनी पत्नी ब को लेने के लिए ससुराल पहुंचता है, परंतु उसका ससुर ब को उसके साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था।
यहाँ पर अ ने अपनी अनिच्छुक पत्नी को बलपूर्वक साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर उसके भाई स ने अ पर चाकू से एक प्रहार किया, जिससे अ की मृत्यु हो गई। तो इस मामले में जो स है उसका भाई, उसको किस अपराध के लिए यहाँ पर जो है दोषसिद्धि दी जा सकती है, या उसको किस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। तो इस केस में सबसे पहले तो ये केस जानेंगे। यह केस है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। विश्वनाथ बनाम यूपी स्टेट का केस है, और इस केस में यह जो है इसके जो तथ्य हैं इसी केस से मिलते जुलते हैं। और इसमें जो है जो उसका भाई स है, उसका जो दायित्व क्या होगा कि उसे शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, इसलिए वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं था। तो शरीर की प्रतिरक्षा, चाहे वह अपनी शरीर हो या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर हो। तो यहाँ पर उसकी जो बहन है, वो उसको जाने के लिए वह तैयार नहीं है, लेकिन उसको घसीटते हुए लेके जा रहा है। एक प्रकार से यह जबरदस्ती हुई उसके शरीर के साथ। उसके जो है यहाँ पर उसका भाई ने इसीलिए प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह 1960 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। यह किससे संबंधित है? तो अभी हमने जो पहला इसके पहले प्रश्न देखा था, उसके फैक्ट जो है वही थे, और यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वह विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानकारी करने तक होता है? तो धारा 101 को देखेंगे तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अधिकार का विस्तार वह मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कारित करने तक तब होगा, जबकि जो धारा 100 में परिस्थितियां बताई गई हैं, उन परिस्थितियों से भिन्न अगर कोई अपहान कारित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हमलावर को मृत्यु से भिन्न कोई भी जो है अपहान कारित की जा सकेगी। लेकिन 99 की जो परिधि बताई गई है, जो सीमा बताई गई है, उसके अधीन रहते हुए। नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आक्रमणकारी की मृत्यु की जा सकती है? तो जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रश्न है वह केवल प्राइवेट प्रतिरक्षा पूछ रहा है, न संपत्ति की न तो शरीर की प्रतिरक्षा। तो इसलिए जो है यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, धारा 100 और धारा 103। इन दोनों ही मामले में आक्रमणकारी की मृत्यु की जा सकती है। नेक्स्ट है शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। तो यह जो है इसके बारे में यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह सही है? तो यह जो प्रश्न है, देखते हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट पर जो है युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाती है, और यह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। तो यह जो पहला कथन है यही बिल्कुल सही है, और यह जो प्रश्न है वो धारा 102 पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो जब तक जो आशंका है वह बनी रहती है, तब तक अधिकार भी बना रहता है। नेक्स्ट है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर कब अपराधी की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि किन परिस्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में वहां पर मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। तो धारा 103 को देखेंगे तो 103 में जो है यहाँ पर मृत्यु कारित की जाती है। तो उसमें चार कंडीशन बताई गई हैं। पहला तो है लूट, दूसरा है रात्रौ गृह भेदन, तीसरा क्या है अग्नि के द्वारा रिष्टि, और चौथा क्या है कि चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार। ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया, तो उसका जो परिणाम है वह मृत्यु होगा या घोर उपहत्या होगी। तो यहाँ पर जो चोरी है इसके जो है अपराध के मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधी की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। लेकिन इसका जो है चौथा खंड जब देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में चोरी की जा रही है जिसमें कि अगर इसका प्रयोग नहीं किया गया अपने अधिकार का, तो वहां पर मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में एक पांचवा जो है यहाँ पर खंड जोड़ा गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर सरकार की संपत्ति है, रेल मार्ग है, कोई परिवहन यान है, उसको जो है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा वहां पर उसको उड़ाया जाता है या हानि पहुंचाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी धारा 103 का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। लेकिन यह जो खंड है केवल यूपी के संबंध में है। अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। तो यह जो प्रश्न है यह थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्योंकि अगर आप इसको 103 के तहत देखेंगे तो 103 के तहत इसके कोई विकल्प नहीं आते।
तो हम विकल्प को देखेंगे पहले कि यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, पूछा है। तो यह जो प्रश्न है यह धारा 97 से संबंधित है, और 97 का जो दूसरा खंड है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि चोरी है, लूट है, इसके अलावा रिष्टी है और आपराधिक अत्याचार है। तो इन मामलों में जो है आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जालसाजी शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग जालसाजी के मामले में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भीड़ है वह क पर घातक हथियारों से हमला करती है। क अपना बचाव करने में गोली चलाता है, जिससे भीड़ में शामिल एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो क है वह किस अपराध का दोषी होगा? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो क है वह कोई अपराध उसने नहीं किया है। क्यों कि नहीं किया है? क्योंकि उसको अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का वहां पर अधिकार था, और धारा 106 के तहत उसने इस अपराध का प्रयोग किया है। और यह जो प्रश्न है वह धारा 106 का जो दृष्टांत है इसी पर आधारित है। दोस्तों आपके लिए एक सूचना ये है कि हमारा एक चैनल है विधिकारी जीएस, आप इससे जरूर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके माध्यम से हम आपको जीएस से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, चाहे वो करंट की इश्यू हो, चाहे वो ट्रेडिशनल जीएस हो। हम सारी इन वीडियो को आपको समय समय पर प्रोवाइड कराएंगे। आप इससे जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अध्याय 5 को देखते हैं, क्योंकि अध्याय 4 में अभी तक हमने देखा है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित था, या सामान्य अपवाद के अंतर्गत जो भी प्रावधान थे उनको देखा। अब हम अध्याय 5 को देखेंगे। अध्याय 5 में दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान किया गया है, और इस अध्याय का जो विस्तार है वह धारा 107 से लेके 120 तक है। तो अगर आपको प्रश्न देखना है तो आपको यही दो प्रश्न बन जाएंगे कि दुष्प्रेरण का जो प्रावधान है वो किस अध्याय में दिया गया है। सेक्शन तो अमूमन सभी को ध्यान में रहता है, लेकिन अध्याय पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए अध्याय से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो गलती की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। तो दुष्प्रेरण का प्रावधान अध्याय 5 में दिया गया है, और यह जो अध्याय है वो धारा 105 से लेकर 120 तक विस्तृत है। अब हम इस पे प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है? तो दुष्प्रेरण का प्रावधान जो है धारा 107 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, अपराध का दुष्प्रेरण किस प्रकार से हो सकता है? तो अपराध का दुष्प्रेरण जो है यह 107 के अंतर्गत ही बता दिया गया है कि साशय सहायता द्वारा, उकसा कर और षड्यंत्र के द्वारा, इन सभी रीतियों से जो है अपराध का दुष्प्रेरण हो सकता है। नेक्स्ट है, अभियुक्त गण एक विधवा महिला जो सती होने जा रही थी के समर्थन में राम राम चिल्लाते हुए उसको सती होने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, तो वे किस अपराध के लिए यहाँ पर दोषी होंगे? तो यह जो प्रश्न है यह दुष्प्रेरण से संबंधित है, और यहाँ पर वे सभी जो है वह प्रत्यक्ष रूप से उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण कर रहे हैं, और इसलिए वे दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। अब हम इस प्रश्न का जो केस है उसको देखेंगे, तो यह केस है क्वीन बनाम मोहित का केस, और इसी में जो है धारा 107 के अंतर्गत प्रत्यक्ष उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी माना गया, जो कि उसको उत्साहित कर रहे थे राम राम चिल्ला करके। नेक्स्ट है, एक पुरोहित द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराता है, अर्थात एक पुरोहित है एक अवैध विवाह को संपन्न करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो पुरोहित है वह किस अपराध के लिए दोषी होगा? तो यहाँ पर जो पुरोहित है वह अवैध विवाह का दुष्प्रेरण है कर रहा है, इसलिए उसका दोषी होगा। और यह जो केस है वह एम्परर बनाम उमी का केस है, जो कि 1882 का केस है। नेक्स्ट है, एम्परर बनाम फैयाज हुसैन का केस किससे संबंधित है? तो यह जो केस है वह दुष्प्रेरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, अ ने यह जानते हुए अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दिया कि वह एक मामले का अन्वेषण कर रहा है, और मकान का प्रयोग किसके लिए करेगा? तो एक चोर को यातना देने के लिए करेगा। तो ऐसी स्थिति में बन को जो यातना पहुंचाई जाती है, यहाँ पर अ जो है जिसने अपना मकान किराए पर दिया है वह सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। नेक्स्ट है, दुष्प्रेरक को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान 107 में दिया गया है, लेकिन दुष्प्रेरक कौन होगा इसके संबंध में प्रावधान जो है धारा 108 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, धारा 108 में कुल कितने स्पष्टीकरण हैं? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा 108 से इतने सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, और मैक्सिमम प्रश्न जो है
वह सेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो यह ध्यान रखिए कि 108 के अंतर्गत कुल 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं और पांचों स्पष्टीकरण इस प्रकार के हैं कि सभी से जो प्रश्न है, चाहे वो प्री का प्रश्न हो चाहे मेंस का हो, यहाँ से पूछ लिया जाता है। और इसको जो है आप दुष्प्रेरण पढ़ रहे हैं तो आपको मूल रूप से 108 ही जानना होता है, 108 को ही पढ़ना होता है। 107 में उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, वहां पर परिभाषा दी गई है, लेकिन 108 के जो स्पष्टीकरण है यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम स्पष्टीकरण जो दिए गए हैं पांचों उनको देखेंगे। तो पहला स्पष्टीकरण क्या है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। तो इसका तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति ए है, यह एक कोई कार्य है, इसको करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है, लेकिन जो बी है वह इससे कहता है कि तुम अपना जो कार्य है उसको मत करो, अर्थात उस कार्य का लोप करने के लिए उसको दुष्प्रेरित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बी है वह जो है दुष्प्रेरण का दोषी होगा, चाहे बी जो है भले इस कार्य को करने के लिए स्वयं विधि के द्वारा आबद्ध न हो। पहली बात हो गई। अब दूसरी स्पष्टीकरण देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है यही पूछी जाती है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध जो है गठित होने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। तो इसका तात्पर्य है कि ए है, इसने बी को दुष्प्रेरण कर दिया कि तुम अमुक एक्स अपराध है वह करो, लेकिन बी जो है इनकार कर देता है या बी नहीं करता। यहाँ पर ए ने अपराध का दुष्प्रेरण कर दिया, इसलिए यह अपराधी हो गया, क्योंकि स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि वह अपराध किया जाए। और दूसरी बात यह है कि यह जो अपेक्षित प्रभाव कारित हो, जैसे ए ने बी को दुष्प्रेरित किया कि तुम एक्स नामक एक अपराध करो जिससे किसी का जो घर है वह गिर जाए या किसी व्यक्ति को चोट कारित हो जाए। तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि बी जो है वह कार्य करके उसको चोट पहुंचाए ही। अगर वह कार्य कर देता है, भले चोट पहुंचे चाहे न पहुंचे, वहां पर बी जो ए जो है वह दुष्प्रेरण का उत्तरदायी होगा। अब तीसरा स्पष्टीकरण देखेंगे। इसमें यह कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है वह अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो या उसका भी वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो कि दुष्प्रेरक का है। तो इसको समझने का है कि जैसे ए है, यह बी नामक एक शिशु को जो कि 5 वर्ष से कम या 7 वर्ष से कम आयु का है, इसको दुष्प्रेरित करता है कि वह एक नामक कोई अपराध करे। तो यहाँ पर बी के अंदर तो कोई मेंसरिया नहीं है, कोई आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं है, लेकिन ए ने बी को दुष्प्रेरित किया और बी जाकर वह कार्य कर देता है। जैसे ए ने एक जो है जहर का मिला हुआ खाना देता है बी को और वह कहता है कि जाकर सी को दे आओ जिससे सी खा ले और वह बीमार हो जाए। यहाँ पर बी एक बालक है या चित्त विकृत व्यक्ति है या कोई अन्य व्यक्ति है, वह ले जाकर के सी को दे देता है। तो ऐसी स्थिति में ए जो है उस अपराध का दोषी होगा, भले जो है यहाँ पर बी का कोई दुराशय नहीं हो। सी चौथा स्पष्टीकरण यह है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। जैसे ए बी सी और डी ये 4 व्यक्ति हैं। ए बी को कहता है कि तुम सी से कहो कि वह डी को उकसाए कि वह कोई कार्य करे, अर्थात ए बी को उकसा रहा है इसलिए कि बी सी को उकसाए। तो यह जो है दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण किया जा रहा है। यहाँ पर स्पष्टीकरण 5 जो है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया है कि षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी योजना बनाए, बल्कि यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। तो यहाँ पर जो 5वां स्पष्टीकरण है इसमें षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण की बात की गई है और षड्यंत्र जो है 120 ए के अंतर्गत भी परिभाषित किया गया है। तो वहां पर आपराधिक षड्यंत्र है। तो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि अपराध करने के लिए की जो है मंत्रणा हो गई, वो अपराध हो गया, लेकिन ये 108 का जो स्पष्टीकरण 5 का क्या कह रहा है कि वहां पर अपराध का किया जाना आवश्यक है। तो कभी कभी यह अंतर पूछ लेता है। अब आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इससे। तो इसमें है कि ए की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख वैसा करने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर क किस अपराध का दोषी होगा? तो वह जो है हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसका जो दोष है वह स्पष्टीकरण 2 के तहत होगा। तो स्पष्टीकरण 2 में हमने देखा क्या दिया गया है कि जो है दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपेक्षित परिणाम का प्रभाव कारित हो। तो यहाँ पर वो हत्या के लिए उकसाता है लेकिन वह उससे इनकार कर देता है कि हम हत्या नहीं करेंगे। तो जिसने उसको उकसाया है वह हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। नेक्स्ट है घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है।
ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में ख को विद्ध करता है और ख का घाव अच्छा हो जाता है। यहाँ पर क किस अपराध के लिए दोषी होगा? तो चूंकि यहाँ पर जो है क क्या कर रहा है, उकसा रहा है। किस लिए उकसा रहा है? हत्या करने के लिए। तो वह हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषी होगा। और यह स्पष्टीकरण 2 यह क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि वह जो कार्य है वह किया जाए या अपेक्षित प्रभाव कारित हो। तो वह हत्या के लिए उकसाया था, लेकिन हत्या का जो परिणाम है वह नहीं निकला, अर्थात वो हत्या नहीं की गई, बल्कि उसको विद्ध करता है, अर्थात घायल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वह हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। नेक्स्ट है यह कि हत्या करने के आशय से ख को जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है क उकसाता है। अब जो ख है 7 वर्ष से कम आयु का बालक, वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उस कार्य को क की अनुपस्थिति में करता है और उससे यह की मृत्यु कारित करता है। तो इस मामले में जो क है जिसने उकसाया है वह जो है हत्या का अपराध करता है, लेकिन जो ख है, जो बच्चा है 7 वर्ष से कम आयु का, उसका कोई दायित्व नहीं होगा, क्योंकि वह अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ नहीं है। और यह जो प्रश्न है वह धारा 108 का जो तीसरा स्पष्टीकरण है उसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को क उकसाता है। उसके बाद ख तदनुकूल य की हत्या करने के लिए ग को उकसाता है और परिणाम स्वरूप ग उसको अपराध को करता है। तो यहाँ पर 4 लोग हैं, क है, ख है, ग और य है। तो यहाँ पर क जो है क्या कह रहा है कि ख को क ने उकसाया। इसलिए उकसाया कि वह जो है ग को अर्थात इसको हत्या या की हत्या करने के लिए उकसाए। तो इस मामले में 2 बार दुष्प्रेरण हो रहा है। एक तो क के द्वारा ख को और ख के द्वारा ग को, और किस लिए? य की हत्या करने के लिए। तो यह क्या है? दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण है। इसलिए इस मामले में यहाँ पर ख अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसलिए क भी उसी दंड से दंडनीय होगा। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यह स्पष्टीकरण 4 पर आधारित है। नेक्स्ट है क और ख मिलकर य को विष देने की योजना बनाते हैं। यह सहमति हो जाती है कि विष कौन देगा? क देगा। ख ग को यह स्पष्ट करते हुए योजना बनाता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, परंतु वह क का नाम नहीं बताता है। ग विष प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे प्राप्त करके ख को दे देता है। तो क ने य को विष दे दिया और य की मृत्यु हो गई। इस षड्यंत्र में, इस प्रकरण में संयंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के लिए यहाँ पर उत्तरदायी कौन होगा? यहाँ पर क ख ग और तीनों दुष्प्रेरण के उत्तरदायी होंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण 5 जो है धारा 108 का, वह स्पष्ट करता है कि षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर योजना बनाए। यह पर्याप्त होगा कि वह उस दुष्प्रेरण में शामिल हो। तो यहाँ पर तीनों ही जो है दुष्प्रेरण में शामिल हैं, इसलिए वे तीनों दोषी होंगे। नेक्स्ट है क भारत में ख को जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है। तो ख जो है वह हत्या कर देता है। तो इस मामले में जो क है वह किस प्रकार के अपराध का दोषी होगा? तो यह जो प्रश्न है धारा 108 क पर आधारित है और इसी के तहत जो क है वह हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी होगा। और इसमें 108 क के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति इस संहिता के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है और भारत से बाहर और परे किसी भी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, तो वह अपराध होगा यदि वह दुष्प्रेरण कहाँ? भारत में किया गया है। तो यहाँ पर जो दुष्प्रेरण का अपराध है वह भारत में किया गया है, भले जो अपराध है वह पाकिस्तान में किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो क है वह हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, भले ही हत्या पाकिस्तान में की गई है। नेक्स्ट है जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो 109 के अंतर्गत धारा 109 में जो दुष्प्रेरण का दंड बताया गया है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को देखेंगे कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया गया और जो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य क्या होता है? किया जाता है। तो वहां पर ऐसी स्थिति में उस अपराधी को उस दंड से दंडित किया जाएगा जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो यह जो है चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा।
अब धारा 109 के साथ साथ 110 को भी देखना है, क्योंकि 109 में बता दिया गया कि अगर दुष्प्रेरण किया गया और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य किया जाता है, तो उस जो दुष्प्रेरण कर रहा है उसको उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिस अपराध का उसने दुष्प्रेरण किया है और वो अपराध किया गया है। लेकिन 110 को देखेंगे, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से किया जाता। तो धारा 109 और 110 इन दोनों ही धाराओं को ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख को य का घर जलाने के लिए यहाँ पर क उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उस समय वहां पर जो है संपत्ति की चोरी भी करता है। तो इस मामले में कौन सा जो विकल्प है यह सही होगा? तो यहाँ पर जो दुष्प्रेरक है उसका दायित्व क्या होगा? तो इस मामले में क जो है वह घर चलाने का दुष्प्रेरण का दोषी होगा, परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि चोरी जो है घर जलाने का संभाव्य परिणाम नहीं था। तो ये जो पहला विकल्प है यही सही होगा। अब हम 111 को देखे हुए हैं, क्योंकि यह जो प्रश्न है धारा 111 से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे भिन्न कार्य किया जाता है, तो जो दुष्प्रेरक है उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व होगा मानो उसने सीधे उसी अपराध का दुष्प्रेरण किया था। लेकिन यह तब होगा जबकि जो दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम वह जो कार्य है वह था। तो यहाँ पर घर जलाने का दुष्प्रेरण किया गया, लेकिन वह उस घर को आग लगाता है और चोरी भी करता है। तो चोरी जो है वह घर जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं था, इसलिए जो दुष्प्रेरक है वह चोरी का दोषी नहीं होगा बल्कि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। नेक्स्ट है, क ख को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए, परंतु ख ने ग को मार डाला। तो इस मामले में क किस अपराध का दोषी होगा? तो यह प्रश्न भी धारा 111 से संबंधित है और इसी के अंतर्गत जो है आएगा कि वहां पर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसा रहा है। और गंभीर चोट और मृत्यु इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, अर्थात जो चोट पहुंचाई जा रही है उसका कोई पैमाना नहीं होता कि हम इतनी लाठी मारेंगे तो उसको गंभीर चोट लगेगी, और उसी दौरान अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है वह हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, क्योंकि गंभीर चोट पहुंचाने का दुष्प्रेरण किया था और वहां पर मार डाला जा रहा है, और गंभीर जो चोट है वह हत्या का या मृत्यु का आदि संभाव्य परिणाम है, जो कि धारा 111 के परंतु के अंतर्गत दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, स को पीटने के लिए ब को उकसाता है, तत्पश्चात उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां ब स को पीट रहा है। तो यहाँ पर जो है वह किस धारा के अंतर्गत दोषी होगा? तो इसके लिए जो है धारा 114 को देखेंगे। 114 में यह बताया गया है कि अपराध किए जाते समय वहीं पर अगर दुष्प्रेरक भी उपस्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि दुष्प्रेरक ने ही वह कार्य किया है। अब धारा 115 को भी देख लेंगे इसी के साथ। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है और वह अपराध नहीं किया जाता, तो वहां पर जो दंड है वह कितना होगा? तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, लेकिन तब जबकि इसके बारे में कोई अलग से जो दंड की व्यवस्था नहीं दी गई है। और अपराध अगर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उसे जो है किसी व्यक्ति को अगर उपहत्या कारित होती है तो वहां 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा, का दंड दिया जाएगा। 116 को देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए। 115 में है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जा रहा है, और नहीं किया जाता अपराध तो 7 वर्ष, अगर अपराध किया जाता है तो 14 वर्ष, और अगर अन्य कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जा रहा है और अपराध नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में उस अपराध के लिए उपबंधित जो दंड है उसका 1/4 भाग तक का उसको कारावास और या जुर्माना जुर्माना या है, तो इससे दंडित किया जाएगा। और यह दुष्प्रेरित व्यक्ति कोई लोक सेवक है, अर्थात जिसने दुष्प्रेरण किया है या जो दुष्प्रेरित है वह एक लोक सेवक है जिसका कार्य क्या है? अपराध को रोकना है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक के कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य है लूट को रोकना,
और लेकिन वह लूट का दुष्प्रेरण करता है, हालांकि लूट नहीं की जाती है, तो वह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अवधि के आधे कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यह जो है धारा 116 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा और यह जो प्रश्न है धारा 116 का दृष्टांत ग पर आधारित है। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र का जो प्रावधान है वो आईपीसी के किस अध्याय में दिया गया है। तो अध्याय को भी हम बीच में देखते चलेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अध्याय 5 को देखा था हमने, इसमें क्या था तो दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान था और आपराधिक षड्यंत्र जो है अध्याय 5A के अंतर्गत इसको दिया गया है और इसकी परिभाषा जो है यह 120A के अंतर्गत दी गई है, जबकि दंड के बारे में जो प्रावधान है 120B के अंतर्गत दिया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण केस है ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, आपको इसे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो है कभी सुमेलित करने के लिए कभी डायरेक्ट केस पूछे जाते हैं। तो इसमें पुलिन बिहारी दास बनाम इम्परर का केस है, बीडी सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर का केस है, तमिलनाडु राज बनाम नलिनी का केस, विजयन बनाम केरल राज, कुलदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य। और इसी केस में यह कहा गया कि पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना जा सकता है, उसमें माना भी गया था। गुलाम सरवर बनाम बिहार राज्य, केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, ये सभी जो केस हैं वो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष आईपीसी में आपराधिक षड्यंत्र को शामिल किया गया था। तो आईपीसी में आपराधिक षड्यंत्र जो है यह प्रारंभ से नहीं था, बल्कि इसको 1913 में संशोधन करके इसमें जोड़ा गया था और आईपीसी बनी है अर्थात लागू है 1860 की। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपराधिक षड्यंत्र में आवश्यक तत्व क्या क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में करार होना चाहिए, करार किसी अवैध कार्य को करने के लिए है या करार ऐसा कार्य करने के लिए जो यद्यपि अवैध नहीं है पर अवैध साधनों के द्वारा किया जाता है। तो यह तीनों ही किसी आपराधिक षड्यंत्र के लिए आवश्यक तत्व हैं। लेकिन चौथा जो है कि करार के अनुसरण में कोई कार्य किया जाना सदैव आवश्यक है, यही जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि कार्य जो है किया जाए चाहे न किया जाए, लेकिन अगर उनमें जो है सहमति बन गई किसी अपराध को करने की तो वह सहमति जो है वह दंडनीय हो जाती है और वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र का दंड आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें परिभाषा दी गई है और दंड कहाँ बताया गया है तो 120 ख के अंतर्गत या 120 बी में। और दंड क्या बताया गया है कि वही दंड होगा जैसे मानो कि वह उस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया था। तो 120 बी के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध में इस षड्यंत्र में शामिल होगा और उस अपराध का जो उपबंध है इस संहिता में कहीं नहीं दिया गया है, तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। और उससे भिन्न अर्थात 2 वर्ष से कम आयु के अपराध का अगर दुष्प्रेरण षड्यंत्र करता है तो वह 6 माह तक के कारावास से या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम धारा 109 को देखेंगे क्योंकि अगर 2 वर्ष या उससे अधिक कोई भी दंड से दंडनीय अगर अपराध का आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है तो उसका सजा ऐसे दी जाएगी कि जैसे उस अपराध का दुष्प्रेरण हो। तो दुष्प्रेरण के बारे में जो सजा है वो 109 में बताया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अगर उस दुष्प्रेरण का दंड इस आईपीसी में कहीं उपबंधित नहीं है तो वह उस प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। नेक्स्ट है दो व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति हत्या करने के लिए सहमत होते हैं परंतु वे ऐसा कर नहीं सके अर्थात उन्होंने ऐसा किया नहीं, तो वह किस अपराध के लिए यहाँ पर दोषी होंगे। तो उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया है क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र के मामले में क्या है कि दो या अन्य व्यक्ति कोई अवैध कार्य या वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करने के लिए अगर सहमत हो जाते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र का अपराध करते हैं। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में क्या सही है। तो पहला है कार्य सदैव पक्षकारों की सहमति से किया जाए, तो यह जरूरी नहीं है। दूसरा है कि कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है, तो यह भी आवश्यक नहीं है क्योंकि कार्य जो है किया जाना चाहिए। तीसरा है कि कार्य किया जाना तभी आवश्यक है जबकि वह सहमति किसी अपराध को करने के सिवाय है, तो यह तीसरा जो विकल्प है यही सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 120A के परंतु के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र
तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में पक्षकारों के द्वारा नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि पति अपने पत्नी को संरक्षण देने पर जो है दोषारोपित नहीं की जा सकती है। तो कोई पत्नी है अपने पति को संरक्षण देती है तो वह इसलिए जो है उसको दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता। यह केस है तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी का। नेक्स्ट है, ब और स ने एक अपराध का षड्यंत्र किया। और ब ने बाद में उस योजना को त्याग दिया परंतु स ने वही अपराध किया जिसके लिए तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। जब स को गिरफ्तार किया जाता है तो उसने अ और ब का भी नाम बताया। अ और ब ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने अपराध करने का इरादा त्याग दिया था और उन्होंने अपराध में भी भाग नहीं लिया था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? तो धारा 120 ए की जो अंतर्गत परिभाषा दी गई है उसमें यह बताया गया है कि जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसी जो सहमति है वही अपराध है, वही आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो यहाँ पर कार्य किया जाए न किया जाए इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो सहमत हो गए तो यहाँ पर अ, ब और स तीनों ही आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी होंगे और उसका अभियोजन चलाया जा सकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आईपीसी के चौथे भाग को समाप्त किया और इसके तहत कुल हमने 200 प्रश्नों को सॉल्व किया है और अभी हमने आपराधिक षड्यंत्र जो चैप्टर अध्याय 5A है उसको समाप्त किया। आगे के वीडियो में हम आगे इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो की सीरीज होगी आपके लिए बेस्ट वीडियो सीरीज का साबित होगी और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ एक बेहतरीन मुकाम पर तक ले जा सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके और वीडियो बनाने की जो हमारी मेहनत है वह सार्थक हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।